नमस्कार। एक सवाल है जो हमेशा उठता है, खासकर जब हम लीडर्स की बात करते हैं। क्या एक लीडर का फैसला, खासकर जंग के वक्त, सिर्फ उसकी हिम्मत पर टिका होता है, या फिर उस माहौल पर, उन हालातों पर जिनमें वो फैसला लिया जा रहा है? ये बहस तो सोशल मीडिया पर चलती ही रहती है ना। एक तरफ से आवाज आती है, अरे आज इंदिरा जी होती तो देखो क्या होता, और दूसरी तरफ से अगर उस टाइम मोदी जी होते तो बात ही कुछ और होती। तो चलिए आज इसी बहस में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है। देखिए, जवाब सिर्फ लीडर में नहीं है। जवाब छिपा है उस दुनिया में जिसका उन्होंने सामना किया। असल में ना, कोई भी बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का फैसला सिर्फ एक इंसान की पर्सनालिटी से नहीं आता। ये उस वक्त के जियोपॉलिटिक्स, मतलब दुनिया भर के हालात तय करते हैं। और यही यही है आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट। तो कहानी शुरू करते हैं 1971 से। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1971 कोई कुछ छोटी मोटी मिलिट्री कार्रवाई नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत बड़े संकट का जवाब था। एक ऐसा संकट जिसने भारत को एक्शन लेने के लिए, कह सकते हैं, मजबूर कर दिया था। 1971 एक वॉर था, एक ऑपरेशन नहीं। और इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। वॉर का मकसद बिल्कुल साफ था, एक निर्णायक जीत हासिल करना और एक नए देश को जन्म देना। ये कोई छोटा मोटा स्ट्राइक नहीं था, ये एक फुल स्केल जंग थी जो पूरी ताकत से लड़ी गई। और वजह वजह थी ये संख्या, 1 करोड़। सोचिए जरा, 10 मिलियन लोग। ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार से बचकर इतने सारे शरणार्थी भारत आ गए थे। ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी बन गया था। इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो ये जो जंग का फैसला था, ये कोई अचानक नहीं लिया गया। इसकी एक पूरी कहानी है। सब शुरू हुआ दिसंबर 1970 के चुनाव से। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जीती, पर उन्हें पावर नहीं दी गई। फिर मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्च लाइट, जो असल में एक ब्रूटल क्रैकडाउन था। इसके बाद जब शरणार्थियों का सैलाब आया, तो सच कहूं तो भारत के पास विकल्प बहुत कम बचे थे। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के दौर में, क्योंकि 1971 के बाद से ना लड़ाई का, संघर्ष का पूरा तरीका ही बदल गया है। हम अब वॉर के दौर में नहीं, बल्कि ऑपरेशंस के दौर में जी रहे हैं। तो ये ऑपरेशन क्या चीज़ है? आज जो मिलिट्री एक्शन होते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, उन्हें युद्ध नहीं कहते, ये ऑपरेशंस है। मतलब लिमिटेड, टारगेटेड एक्शन। इनका मकसद सजा देना है, एक कड़ा संदेश भेजना है। मकसद देश पर कब्जा करना या नक्शे बदलना नहीं है, बस एक क्विक, शार्प रिस्पॉन्स देना और वापस आ जाना। और ये बदलाव आया क्यों? क्योंकि 1971 जैसे पारंपरिक युद्धों के बाद दुनिया को ये समझ आ गया कि फुल स्केल वॉर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी। तो धीरे धीरे तरीके बदले। पहले प्रॉक्सी वॉर का ज़माना आया, और फिर टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। और अब हम सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे सटीक हमलों के दौर में हैं। तो यहीं पर आपको दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखेगा। 1971 का लक्ष्य क्या था? बांग्लादेश का निर्माण, मतलब जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल देना। और आज के ऑपरेशंस का लक्ष्य क्या है? एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देना कि देखो, हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, 1971 में एक फुल स्केल वॉर मुमकिन कैसे हुआ, और आज क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब उस वक्त की और आज की दुनिया की जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर छुपा है। इसको समझने के लिए ना, उस टाइम और आज के वर्ल्ड में फर्क देखना होगा। देखो, 1971 में दुनिया बायपोलर थी, मतलब दो बड़े खेमे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। पाकिस्तान के पीछे अमेरिका और चीन खड़े थे। तो भारत ने क्या किया? सोवियत यूनियन के साथ एक बहुत जरूरी ट्रीटी साइन कर ली। पर आज की दुनिया मल्टीपोलर है। अमेरिका, चीन, रशिया, यूरोप, भारत, कई सारे पावर सेंटर्स हैं। अब भारत को किसी एक का दामन पकड़ने की बजाय सबके साथ बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। और 1971 में वही इंडो सोवियत ट्रीटी, वो एक गेम चेंजर थी। असल में उस एक संधि ने भारत को एक तरह का सिक्योरिटी कवर दे दिया था। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका या चीन आगे आए, तो सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा होगा। इसने अमेरिका और चीन के हाथ बांध दिए। अब जरा आज की सिचुएशन सोचिए। अगर आज भारत एक फुल स्केल वॉर शुरू करता है, तो क्या वो सिर्फ दो देशों के बीच रहेगा? बिल्कुल नहीं। चीन, अमेरिका, रूस सब इसमें खींचे चले आएंगे। और आज की दुनिया की इकोनॉमी इतनी जुड़ी हुई है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसीलिए
लिमिटेड ऑपरेशंस ही वो रास्ता है जिससे बात हाथ से न निकले। और इस बात को साबित करने के लिए कि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है, कि हालात ही सबसे बड़े किंग मेकर होते हैं, चलिए 1971 की जंग के ठीक बाद की एक घटना पर नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 93,000। 1971 की जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान के इतने सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया था, 93,000। ये उस वक्त की पाकिस्तानी सेना का लगभग 1/3 हिस्सा था। आप सोच सकते हैं भारत के हाथ में कितनी बड़ी बाजी थी। तो सवाल उठता है, और ये बहुत वाजिब सवाल है जो लोग पूछते हैं, कि जब भारत के पास इतना बड़ा लेवरेज था, इतनी मजबूत पोजीशन थी, तो फिर पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस क्यों नहीं ले लिया गया? कश्मीर का मसला हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर दिया गया? जवाब एक बार फिर जियोपॉलिटिक्स में ही है। पहली बात, सोवियत यूनियन ने साफ कर दिया था कि भाई हमारा सपोर्ट बांग्लादेश बनाने तक ही था, इससे आगे नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन और ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। और सबसे जरूरी बात, जंग की जो असली वजह थी, रिफ्यूजी क्राइसिस, वो तो बांग्लादेश बनने के साथ ही खत्म हो गई थी। तो इतनी बड़ी जीत के बाद भी भारत के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो कहने का मतलब ये है कि शिमला एग्रीमेंट के वक्त भारत ने वही किया जो उन हालातों में सबसे बेस्ट पॉसिबल था। ये हमें दिखाता है कि लीडर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो, वो दुनिया की सच्चाइयों को, इंटरनेशनल रियलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकता। तो अगली बार जब ये बहस छिड़े कि कौन सा नेता किससे बेहतर है, तो शायद ये पूछना ज्यादा सही होगा कि उन्होंने किन हालातों का सामना किया। क्योंकि आखिर में एक लीडर की असली परीक्षा सिर्फ जंग जीतना नहीं होती। असली परीक्षा होती है अपने दौर की मुश्किलों को समझना और उन्हें देश के फायदे के लिए मोड़ देना।